जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप क्वेश्चंस कीजिए प्लीज। मैडम ये बता दें कि नून लीग के दौर में अगर पीटीआई के दौर में अगर 5 रुपए 4 रुपए अगर पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जाता था तो नून लीग की जानिब से एक सख्त रद्द अमल आता था उस दौर में। लेकिन अब पिछले 2 माह के अंदर देखा जाए तो 85 रुपए जो पेट्रोल की कीमत है नून लीग के दौर में अब बढ़ा दी गई है। अब क्या आप लोगों का रिएक्शन होना चाहिए था? उस टाइम तो आप लोग वेला मचा देते थे, लेकिन अब आपको आवाम का क्या ख्याल है? शुक्रिया आपका। नहीं एक सेकंड, वन बाय वन मैं इधर ही खड़ी हूँ। आपको जितने सवाल करने आप कीजिए, मैं सबका जवाब दूंगी इंशाल्लाह। मैं जो आपने सवाल किया, थैंक यू। मैं ये समझती हूँ कि जब हुकूमतें जाती हैं, रुखसत होती हैं, तो वो बड़ी खुशी खुशी अगर कुछ किया होता है, कुछ परफॉर्म किया होता है, तो वो आवाम को ये बताती हैं या अपने प्रोजेक्ट्स गिनवाती हैं, अपनी परफॉर्मेंस बताती हैं। लेकिन ये हुकूमत जो 4 साल की हुकूमत थी, इमरान खान जिसको चला रहा था, उस हुकूमत ने जब चली गई तो उन्होंने आवाम को ये बताया, उनके मिनिस्टर्स ने, जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने, और जो बार बार उनके वज़राए ख़जाना जो तब्दील होते रहे, उन्होंने आवाम को क्या बताया? उन्होंने आवाम को बताया कि इमरान खान जाते जाते इस हुकूमत के लिए, यानी कि आने वाली शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए, लैंड माइन्स बिछा के गया है, यानी कि बारूदी सुरंगें बिछा के गया है। अब बारूदी सुरंगें क्या हैं? वो बारूदी सुरंगें कोई फिजिकल बारूदी सुरंगें तो नहीं है, वो यही बारूदी सुरंगें थी, यही लैंड माइन्स थी जो वो बिछा कर गया है। अब मैं ये बताऊं आपको कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने 1 रुपया पेट्रोल डीजल की कीमत में अपनी तरफ से इंक्रीज नहीं किया। शहबाज शरीफ हुकूमत ने 1 रुपए का कोई अपनी तरफ से इजाफी टैक्स आवाम पर नहीं लगाया। ये वही 2019 जुलाई का मुआहदा है जो इमरान खान की हुकूमत IMF से करके आई थी, जिस पर उन्होंने मईशत की बर्बादी के दस्तखत किए थे। 4 साल खिलवाड़ करते रहे पाकिस्तान की 3 साल तकदीर से, मईशत से। पता ही नहीं था कि मईशत किस तरह चलानी, और जब मईशत बर्बाद हो गई, जब सारे इंडिकेटर्स खराब हो गए, तो IMF से पैसे लेने के लिए पूरा पाकिस्तान और उसकी मईशत को गिरवी रखा है। तो आज जो हुकूमत पाकिस्तान को करना पड़ रहा है, मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं, ये वो फैसले हैं जो इमरान खान करके गया था IMF के साथ। पाकिस्तान की हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम पाबंद हैं IMF के उस मुआहदे की पाबंदी के। अब मैं आपको ये बता दूं कि उस मुआहदे में जो इमरान खान ने किया था 2019 जुलाई में IMF के साथ, जिसको आज इस हुकूमत पाकिस्तान को ऑनर करना पड़ रहा है, उसमें क्या लिखा था? उसमें सिर्फ पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करने या पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का सिर्फ मुआहदा नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान जो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स भी लगाने का मुआहदा किया गया था, वादा किया गया था। और फिर ये सिर्फ मुआहदा IMF के साथ नहीं हुआ, जो पिछला बजट था इमरान खान की हुकूमत में इन्होंने दिया था, उस बजट में इन्होंने पेट्रोल पर लेवी और सेल टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया था उस बजट पे, जिसको आज हमें कंटिन्यू मजबूरन करना पड़ रहा है। और ये जी और मैं ये भी आपको बता दूं कि जो IMF का मुआहदा था जो इमरान खान ने किया था, जिस पर इमरान हुकूमत के दस्तखत हैं, जिसको आज शहबाज शरीफ को बादले नखास्ता, मुश्किल तरीन फैसला, कड़वा घूंट अवाम का एहसास करते हुए, पाकिस्तान का एहसास करते हुए, मईशत की बेहतरी के लिए वो कड़वा घूंट जो इमरान खान ने पाकिस्तान के ऊपर ये मुसीबत नाजिल की थी। मैं आपको ये बता दूं कि IMF के मुआहदे में क्या लिखा था इमरान खान ने, ये जरा सुन लें। उन्होंने लिखा कि एज सच
یہ بالکل وہ الفاظ میں نے کاپی کیے ہوئے ہیں. ایز سچ وی ول ریز بائی ₹8 per litre and we commit to raise the PDL by 4 rupees per litre per month for the remainder of 2022 until the maximum of ₹30 per litre is achieved. So یہاں پر یہ 30 روپے اس کے بڑھا دیے. اس کے بعد انہوں نے اوپر سے کیا کیا؟ اوپر سے انہوں نے کہا کہ کی میجرز انکلوڈ، یعنی کہ جو میجرز عمران حکومت لے گی اور اس کے بعد سبسیکوینٹ حکومت کو لینے پڑیں گے، کی میجرز انکلوڈ انہینسنگ دا سیل ٹیکس آف پیٹرولیم پروڈکٹس. اور ان کے مطابق جو قیمتیں یہ سیٹ کر گئے IMF کے ساتھ، آج پیٹرول کی جو پرائس ہے وہ 300 روپے پر لیٹر ہونی چاہیے. یہ ہے جال جو وہ بچھا کر گئے ہیں، اور یہ ہے لینڈ مائنز جس کا اعتراف شیخ رشید صاحب نے خود کیا. شوکت ترین صاحب آج جو لیکچرز دے رہے ہیں معیشت کے اوپر، عمران خان صاحب کو اچانک جو معیشت پہ مہنگائی اور جو پیٹرولیم کی پرائسز انکریز یاد آ گئی ہیں، وہ سب عمران خان کی اپنی کی ہوئی ہیں. اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اگر یہ معاہدے کو توڑتے ہیں یا ہم IMF کا جو عمران خان نے معاہدہ کیا اس کی پاسداری نہیں کرتے تو پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے گا. اب ایک اور بات سنیں، یہاں پر بات رکی نہیں. جب عمران خان صاحب کو پتہ چلا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والا ہے، ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کے جانے والے ہیں اور مان نہیں رہے، تو انہوں نے جاتے ہوئے پاکستان کے اوپر ایک ایسا وار کیا جس سے سنبھلتے سنبھلتے پاکستان کو مہینوں لگ جائیں گے، اگر سال نہیں تو. جاتے جاتے انہوں نے جو تباہی مچائی، انہوں نے پیٹرولیم کی پرائسز نیچے گرا دی، انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کم کر دیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ معیشت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، پاکستان اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ نہ میں کھیلوں گا، نہ اگلی حکومت کو کچھ کرنے دوں گا، جاؤں گا تو پاکستان کو ساتھ لے کے جاؤں گا، اگلی حکومت کے لیے بربادی کر کے جاؤں گا. لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ حکومت کی بربادی نہیں ہے. ٹھیک ہے، حکومت اس کی ایک سیاسی کاسٹ پے کر رہی ہے، لیکن یہ تباہی اور بربادی جو ہے یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ہے، جس کو جاتے جاتے وہ انشور کر گئے کہ معیشت جو ہے وہ ایسا بوجھ ڈال گئے جس کو اٹھانے کی معیشت کی حیثیت نہیں ہے پاکستان کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ خدا نخواستہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ LCs کھل نہیں رہی، ڈیفالٹ کی آپ کے پاس قسط دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، فارن ریزروز آپ کے کم ہو رہے ہیں. کیوں؟ یہ کوئی 2 مہینے کی کارکردگی تو نہیں ہے، یہ وہ 4 سال پہ جو معیشت پہ ایک کے بعد ایک کاری ضرب لگی ہے نالائکی نااہلی کی وجہ سے، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ فیصلہ جو وہ اچانک کر گئے، جاتے جاتے یہ ملک کرائسس میں دھکیل جائے گا، ملک کو تباہی کی طرف دھکیل جائے گا، وہ یہ آگ پاکستان میں لگا کر گئے ہیں. مریم نواز صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ میں ARY نیوز سے ہوں، آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں آپ عوام کی بات کر رہی ہے تو آپ جب الیکشن اناؤنس کر کے عوام میں کیوں نہیں ووٹ جا رہی ہے؟ میں اس چیز کا سوال کا جواب بہت دفعہ دے چکی ہوں. سب سے پہلے تو مجھے کبھی کسی نے دکھایا کہ ARY یہ چلا رہا تھا کہ مریم نواز یہ فرماتی ہیں کہ جو پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں انکریز کرتا ہے وہ چور ہوتا ہے. تو ہاں، میں یہ کہتی ہوں چور عمران خان تھا جس نے آج پاکستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا، اور یہ اسی چوری کی جو ملک ریاض صاحب کو رشوت کے طور پہ دے کر کبھی ہیرے کی انگوٹھیاں دی گئیں، کبھی آپ کے چینل ARY کو. آپ سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، آپ ایک انڈیویجول ہیں، لیکن یہ ARY کا مائک پڑا ہے، اصولاً مجھے اٹھوا دینا چاہیے. لیکن پاکستان کے عوام جو آج بھگت رہے ہیں ARY کو جو 40 ارب کا پیسہ کھلایا ہے عمران خان نے، ایک سیکنڈ جس کی نہیں، میں یہ بتا رہی ہوں نا، اب آپ میرا جواب سن لیں. جو الزام لگائیں سلمان اقبال پہ، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کسی بھی آپ ٹاک شو میں تشریف لائیں، ہم آپ کو ٹائم اور ڈیٹ آپ ڈیسائیڈ کر لیجیے گا، وہاں پہ آپ مجھے ٹاک شو کی کیا ضرورت ہے؟ میں پوری قوم کے سامنے، سارے میڈیا چینلز کے سامنے کھڑی ہو کے یہ بات کر رہی ہوں. جائیں اور FBR سے پوچھیں کیا آپ کے مالک سلمان اقبال نے 12 ارب کا ٹیکس نہیں چوری کیا اور اس پہ سٹے لے کے بیٹھے؟
क्या उन्होंने बिडिंग के बगैर क्रिकेट के राइट्स नहीं लिए इमरान खान से? क्या उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर अपना शेयर नहीं रखा? कहें, या क्या वो गोल्ड के स्मगलर्स नहीं है? क्या वो झूठ नहीं बोलते? क्या पाकिस्तान में इंतशार के और आग लगाने के साथी नहीं है वो? बस, थैंक यू। मैडम मरीम साहब ये बता दें जी आज एक तरफ आपका एक हो गया। भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए जी। और खाली कुर्सियों से खिताब करके वही रोना धोना उन्होंने किया और डीजी ISPR वादे कर चुके हैं कि किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत नहीं, लेकिन वो अपनी जिद के पर बैठे हुए हैं कि साजिश की, मुदाखलत की है, तो कैसे कौन उसको समझाएगा? शुक्रिया, थैंक यू। आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। सवाल ये नहीं है कि साजिश हुई या मुदाखलत हुई। इसमें जो सबसे पर्टिनेंट पॉइंट है जो आज लोगों के सामने आना चाहिए, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये सियासी मामला है, DG ISPR को इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं उन कौम से ये पूछना चाहती हूँ, फितना खान से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये सियासी मामला था तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बतौर वज़ीर आज़म उसको क्यों लेकर गए? नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, नेशनल सियासी कमेटी नहीं है, जिसके अंदर वो NSC का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। वो नेशनल सियासी कमेटी नहीं है, कोई सियासी बैठक नहीं है। आप वहां पर इस मसले को लेकर गए, इस इशू को लेकर गए क्योंकि आपको पता था कि आपकी हुकूमत जा रही है, तो आपके पास कारकर्दगी नहीं थी, आपको कोई बहाना चाहिए था, तो आप उसको NSC में लेकर गए और आपने सोचा कि आज आप झूठ बोल देंगे तो वो कभी अवाम के सामने नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं होता। कल जो, एक सेकंड, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, तो DG ISPR ने कल जो बात की है वो DG ISPR ने बतौर इंडिविजुअल के नहीं की, वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज, उन्होंने जो बात की कि साजिश नहीं हुई, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं उस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज को जिनके पास फैक्ट्स होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी। वो अपने पास से कोई सियासी बात नहीं कर रहे, वो फैक्ट्स पे बेस बात कर रहे हैं। और सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए वो झूठ को सच बना के पेश नहीं कर सकते। ये कौम का सलामती का, कौमी सलामती का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सियासी मामला नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे मैं समझती हूँ कि मुजरिमाना बात है कि आपने इमरान खान ने, जिसका दूसरा नाम फितना खान है, उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए उसने पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को उसने दांव पे लगा दिया। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ पाकिस्तान की कौम का कि उन्होंने उसकी, जो आप अभी फरमा रहे थे कि वो खाली कुर्सियों से खिताब करके चले गए, लॉन्ग मार्च का दावत देकर, धरने की दावत देकर कौम को खुद रफू चक्कर हो गए। तो ये कौम समझ चुकी है कि ये फ्रॉड था, ये झूठ था। और मेरा भी यही ख्याल है अब कि अब किसी को कोई वजाहत नहीं देनी चाहिए, ये झूठ इस्टेब्लिश हो गया है। इमरान खान एक दफ़ा नहीं, बार बार झूठा इस्टेब्लिश हो गया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठा है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा झूठा है। उसके झूठों को और तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आप हुकूमत में हैं तो यहाँ पर बंदी बसी हुई है, आप वहाँ कब जाना पसंद करेंगी? जी, DG ISPR ने जनरल मुशर्रफ के बारे में भी कुछ बातें की हैं। जी। तो क्या आपकी हुकूमत जनरल मुशर्रफ को गिरफ्तार करेगी अदालती हुक्म के मुताबिक, और क्या आपकी हुकूमत उनको फौजी एजाज के साथ रुखसत करने पर तैयार है? देखें, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट का या ट्वीट का ताल्लुक है, तो वो खालिस्तन प्योरली इंसानी बुनियादों पर था, ह्यूमन बुनियादों पर था। और उन्होंने उसमें क्लियरली कहा कि मुझे और मेरे ख़ानदान पर जो जुल्म उन्होंने तोड़े, जिसका शिकार न सिर्फ मेरे वालिद बने बल्कि उनका पूरा ख़ानदान 11 साल तक, 10 साल तक बनता रहा, जिसकी वजह से मेरे सामने नवाज शरीफ साहब को 99 में कराची के कोर्ट में उनको 2 दफ़ा उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। मैं उस कोर्ट में मौजूद थी। उनको अटक किले के ज़िंदानों में फेंका गया और फिर जिला वतन कर दिया गया। और जिला वतनी के बाद वो वहाँ पर उनके वालिद की डेथ हो गई, मेरे दादा की डेथ हो गई। और वो उनके इतने खिदमत गुजार और
इतने ओबीडियंट औलाद होने के बावजूद वो उनको दफनाने नहीं आ सके, वो इजाज़त नहीं मिली उनको। और वो कौन था उस वक्त का हुक्मरान? मुशर्रफ था। तो इसके लिए बहुत बड़े दिल की ज़रूरत है कि अब वो अगर ऐसी स्टेज पे हैं कि वो ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना चल सकते हैं, तो मियां नवाज शरीफ ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया है। और ये पहली बार नहीं है। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो असैसिनेट हुई, जब उनको शहीद किया गया, तो सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचने वाला मोहम्मद नवाज शरीफ था। हालांकि उस वक्त मिसाक जमहूरियत के बावजूद नवाज शरीफ साहब यानी कि PMLN और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पार्टी पीपल्स पार्टी मद्दे मुकाबिल थी इंतखाबी मैदान के अंदर। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले वो वहाँ पहुंचे और पीपल्स पार्टी के सारे इख्तलाफात बुलाकर पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के सर पे हाथ रखा। उसके बाद 2013 में इमरान खान ने क्या तूफान बदतमीजी नहीं उठा रखा, क्या झूठ नहीं बोले, क्या इल्ज़ाम नहीं लगाए नवाज शरीफ साहब की ज़ात के ऊपर। और जब वो कंटेनर से गिरा तो सबसे पहले नवाज शरीफ साहब अस्पताल उनकी खबरगिरी को गए और अपनी इतनी इम्पोर्टेंट इलेक्शन कैंपेन एक दिन उन्होंने सस्पेंड कर दी। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो ज़ाती इंतकाम पे यकीन नहीं रखते। नवाज शरीफ साहब ने ये वाजे किया है कि जो तकालीफ उन्होंने सही है, जिसमें उनके अपने प्यारे, जिनमें उनके वालिद थे, उनकी वाइफ थी, उनकी वालदा थी, वो सब गुजर गए। लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि मेरा बदतरीन दुश्मन या मेरा बदतरीन मुखालिफ भी वो तकलीफ सहे जो मुझे सहनी पड़ी। वो आज भी अपने वतन से दूर है, ये मैं आपको बता दूं, वो अभी भी वतन वापस नहीं आ सक रहे। देखने में ये बात आ रही है कि आप अकेले ही इमरान खान के वार का मुकाबला कर रहे हैं, इत्तेहादी कहाँ पे हैं? जी नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये इत्तेहादियों की हुकूमत है और इसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुस्लिम लीग नून का है। तो मैं उनको भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं इत्तेहादियों को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं इमरान खान की उसकी पूरी जाली जमात के लिए अकेली काफ़ी हूँ। एक मिनट जी, उसके बाद आप चले, उसके बाद आपकी बात। इमरान खान साहब से कुछ देर पहले हाईकोर्ट आए थे, उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि वो अपने कारकुनों को तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्द कॉल देंगे। क्या आप लोग आने देंगे? साथ ही साथ दूसरा सवाल ये कि आम इंतखाबात के हवाले से एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले के अक्टूबर में इंतखाबात हो सकते हैं, क्या वाकई अक्टूबर में इंतखाब होंगे? देखिए, इमरान खान साहब की कॉल की जहाँ तक आपने बात की, तो अभी तो अगली कॉल की जो तबाही और बर्बादी हो गई है उनकी, वो तो अभी उस अफसोस और उस जो क्या कहते हैं सोग से बाहर नहीं निकले। 1 महीना वो राना सनाउल्लाह से डर कर पेशावर के बंकर में छुपे रहे। तो भाई कॉल के लिए सामने से लीड करना पड़ता है, लोगों के बच्चों को, लोगों के बेटों को गर्मी में तपती धूप में छोड़कर रियासत के आगे खड़ा करके खुद पीछे हेलीकॉप्टर में बैठ जाने से इनकलाब नहीं आया करते, उससे कॉल सक्सेसफुल नहीं होती। और अभी तो मेरा ख्याल है कि वो उस सोग में से ही, उस सदमे से बाहर आ जाएं जो कौम की रिजेक्शन पे उनको मिला है। तो यही बड़ी बात है। लेकिन एक मैं बात जो इसमें बहुत ज़रूरी है वो कहना चाहती हूँ कि ये कॉल की बात नहीं है, ये ना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, ना साजिश की, ना किसी भी झूठ की बात नहीं है। ये बात ये है कि इमरान खान के खिलाफ जो एक के बाद एक करप्शन का स्कैंडल आ रहा है, अभी रिसेंट वाला आप पकड़ लें कि मलिक रियाज को साइफन ऑफ किए पैसे, मलिक रियाज से 10 से 12 अरब इमरान खान की जेब में गया, शहजाद अकबर की जेब में गया, खातून अव्वल की जेब में गया और उनकी इन सब की बनी मनी गाला गैंग का जो फ्रंट पर्सन फराह गोगी के पास गया और सैकड़ों कनाल अराजी जो है एक जाली यूनिवर्सिटी के बहाने से मलिक रियाज साहब से हथिया ली।
तो ये जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े डाके इमरान खान ने डाले हैं, ये सब उसके ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए हो रहा है, ये सब उसके ऊपर से जो है वो उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए हो रहा है। तो ये छुपेंगी नहीं बातें, ये सामने भी आएंगी, इसके ऊपर केसेस भी बनेंगे, केसेस बनने चाहिए, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और जहां तक कॉल की बात है, अगर कोई इंतशार की कॉल देगा, अगर कोई फितना और फसाद की कॉल देगा, तो रियासत उसको पूरी कुव्वत से रोकेगी। इंतखाबात इंशाअल्लाह ताला अपने वक्त पे होंगे और वक्त पे होने चाहिए। ये टाइम हमें दरकार है सख्त फैसले करने के बाद मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है अब अगले साल अपने मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात के लिए जाएगा और कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं की जाएगी कि खामखा अर्ली इलेक्शन की कोई बात हो। आपने जी लापता लोग थे, उनके लॉयगिर के कैंपस में भी जाती थी और इस वक्त भी बहुत सारे लोग जो है वो बच्चे स्टूडेंट्स लापता हो रहे हैं। और 2-4 दिन पहले 3 दिन पहले कराची सिंध पुलिस ने लापता अफराद के लॉयगिर पर वहाँ पर तशद्दुद किया, और आप इस हवाले से क्या कहेंगी? बहुत जुल्म है, ज्यादती है। सबसे पहले तो मैं तशद्दुद की मजम्मत करती हूँ। दूसरी बात यह कि जब मैं उन लोगों के साथ बैठी, उस बच्ची के साथ बैठी, मुझे अब उसकी जो रिश्तेदार है वो रिलीज हो चुके हैं, कोशिश भी की, तो मैं बिल्कुल उन बलोच स्टूडेंट्स के साथ हूँ, उनके हक के लिए मैं आवाज़ भी उठाऊंगी। मैं बिल्कुल इसमें पता करती हूँ, मैं उनको कांटेक्ट करूंगी, इंशाअल्लाह ताला उनकी आवाज़ बनूंगी। बलोचिस्तान पाकिस्तान का भी हिस्सा है, मेरे दिल का भी हिस्सा है। आखिरी सवाल जी, रवादारी है, उनके खानदान की रवादारी है, वो जाती हैसियत में किसी को माफ नहीं कर सकते, ये उनका बड़ा फर्ज है। लेकिन एक ऐसा फर्ज जिसने पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशरी को कैद कर दिया था, ये 3 नवंबर की इमरजेंसी में गद्दार डिक्लेयर हुआ है आमिर, और उसको बाकायदा कोर्ट ने इतनी सख्त सजा सुनाई कि इसको फांसी के बाद भी इसकी लाश को डीचो के अंदर लटकाया जाए। मियाँ साहब अगर ये बात कहते हैं कि मैं जाती कैपेसिटी में उन्हें माफ करता हूँ, लेकिन वो कौमी मुस्लिम है, लेकिन साथ उन्होंने अपने छोटे भाई जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ये हिदायत की कि अगर उनकी फैमिली उनके जनाजे को लाना चाहती है तो आप उन्हें फैसिलिटेट करें। इसी तरह हमने ये देखा कि आपने कहा कि ISI हुकूमत के मातहत है, तो ISI तो उस वक्त भी हुकूमत के मातहत थी जब हम यहाँ करनेलों को पकड़ते थे, जो जजेस से आके मिलते थे जी। अब बाकायदा सर्वेंट को उनके दर पे माथा टेकना पड़ेगा। सवाल आपसे सिर्फ ये है कि क्या आप आज भी अवाम के वोट की ताकत से इक़्तिदार में आने पर यकीन रखते हैं, या आप ये समझते हैं कि आइंदा इक़्तिदार में आने के लिए आपने GSU का रास्ता इख्तियार करना है? शुक्रिया। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब के ट्वीट की बात है, मैं उसका बहुत तफसील से जवाब दे चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि आप एक बहुत जय्यद और मोहतरम सहाफ़ी हैं जिसने सिविलियन सुप्रेमेसी के लिए इतनी बड़ी आवाज़ बुलंद की, इसलिए मैं समझती हूँ कि मुझे दोबारा आपकी इस बात का जवाब देना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में बात की है, उन ज़ाती मज़ालिम के बारे में बात की है जो मुशर्रफ ने या मुशर्रफ दौर में उनको सहना पड़े। उन्होंने सिर्फ उसकी बात की है। बाकी जुडिशरी के साथ क्या हुआ, किसी और के साथ क्या हुआ, वो जुडिशरी जाने और वो जाने। उन्होंने ये मेक श्योर किया है, उन्होंने मेक श्योर किया है कि वो अपनी ज़ाती हैसियत में बात करें। जी, और कोई बात एक मिनट, हाँ, इन्होंने दूसरा सवाल मुझे पूछ गया, वोट को इज्जत दो। मेरा आज भी ये बयानिया है, मेरा कल भी ये बयानिया रहेगा, और ये बयानिया नहीं है, ये फैक्ट है। मुस्लिम लीग नून को अल्हम्दुलिल्लाह किसी की भी बैसाखियों की जरूरत नहीं है। जिसको बैसाखियों की जरूरत थी, फितना खान को, उसको बैसाखियां मिली, और जब तक बैसाखियां थीं वो खड़ा रहा, उसकी हुकूमत खड़ी रही। जैसे ही बैसाखियां हटी वो मुंह के बल धड़ाम से जमीन पे आ गिरा। तो मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह 40 साल से 30 साल प्लस से अवामी जमात है, अवाम की कुव्वत पर यकीन रखती है, अल्लाह ताला के बाद अवाम की खिदमत करती है, और फिर फैसले के लिए अवाम के पास जाती है। मुस्लिम लीग नून को बैसाखियों की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया।